अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम खुरम गिल है और मैं स्टार्स हेड ऑफिस लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। लेकिन इससे पहले 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर सुने। सबसे पहली बात ये कि आपका 1 जून से जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी टाइमिंग है टेस्ट सेशन जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी टाइमिंग आपकी होगी 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक। इस टाइमिंग में आप ऑनलाइन आकर उसका टेस्ट दे सकते हैं, सब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो आपने ये सेशन लाजमी अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात है, आपकी जो बुक्स ऑनलाइन है वो भी 1 जून से आपकी बुक्स ऑनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, आप इनकी रीडिंग भी स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अनपेड हैं अभी तक, जिन्होंने अभी फी सबमिट नहीं करवाई, वो अपनी फीस लाजमी 1 से 2 दिन में सबमिट करवा दें, ताकि आप इस फैसिलिटी से पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। और आगे बहुत सारी चीजें हमारे पास जो आपने आपको डिलीवर करनी है, क्योंकि एक चीज को आप माइंड में रखिएगा, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मुझे 10 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि इस साल अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेस्ट आसान होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस साल टेस्ट आसान नहीं होने जा रहा, ये बात याद रखिएगा। प्रोबेबली ये सबसे मुश्किल टेस्ट होगी कैट का अभी तक का, क्योंकि इस साल एग्जाम नहीं हुए, पेपर्स नहीं हुए। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को पता है, यूनिवर्सिटी रॉ मटेरियल तो उठा कर ना यूनिवर्सिटी में ले जाना, ना ऐसा आज तक हुआ ना होगा। इस वजह से सबको पता है कि स्टूडेंट घर में फ्री बैठे हुए, डेफिनेटली वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आगे वो टेस्ट अच्छा दे सकते हैं ना। यूनिवर्सिटी को इस चीज का अंदाजा है कि फ्री बैठे हुए, इस तरह से सारे स्टूडेंट डल हो चुके हैं जो नहीं पढ़ रहे। इस वजह से आपने सेशन को बहुत 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 सीरियस होके पढ़ना है और टेस्ट पे बहुत फोकस करना है। इसको इजी नहीं लेना ना। ये टेस्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, टेस्ट आसान नहीं होना इस साल। इस वजह से जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो लाइव हैं, वो इस बात को समझें और दूसरों को बताएं। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, उन तक ये मैसेज दें, टेस्ट आसान नहीं होना। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ये स्टार्स के ऑनलाइन सेशन का फायदा हो रहा है, इसमें आपको समझ आ रही चीजों की, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मिल रही है, फिर आप अपने क्लासमेट्स को बताएं लाजमी। तो अच्छी बात तो खुशबू की तरह होती है, उसमें फैल नहीं होता है। तो आप इसका पार्ट बने। और अगर आप समझते हैं कि ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो रही हैं आपके लिए, तो आप अपने जो कॉलेज मेट्स हैं सब तक ये मैसेज दें, ताकि वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और उनको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा हो। होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं। तो बड़ा क्लियर हूं मैं इस बात को लेके कि आपने टेस्ट सेशन, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन है, जो 1 जून से स्टार्ट, उसको बहुत सीरियस होकर देना है। और इस पूरे सेशन को आपने स्मूथली, जैसे हम लेके चल रहे हैं, आपने इसका बहुत एक्टिव पार्ट बनना है। प्रॉपर घर बैठ के देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ते उसका टेस्ट भी अपलोड हो जाता है। आपने वो टेस्ट बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है, टेस्ट पे फोकस करना है। अगर आप नहीं करोगे टेस्ट पे फोकस, तो आप डेफिनेटली उसका, आपको चैप्टर पढ़ने का भी इतना फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी हम लेक्चर पढ़ते हैं, उसका फायदा तब होता है जब उसका आप टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट ऐसे नहीं होता कि आप लेक्चर पर टेस्ट देते हैं। आप लेक्चर प्रिपेयर करें, आप बुक से उसकी प्रिपरेशन करें, आप एफएससी की बुक की एग्जांपल्स करें, मैथ्स के हवाले से अगर मैं बात करूं। उसके बाद उसका टेस्ट आप लाजमी ऑनलाइन अटेम्प्ट करें। उसकी डिस्कशन भी है, जैसे हमने अभी 2 चैप्टर की डिस्कशन की है, साथ साथ इसकी डिस्कशन चलती रहेगी। ठीक है, तो बहरहाल आते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। नॉर्मली इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल, या परम्यूटेशन से आ जाता है, कॉम्बिनेशन से भी आया हुआ है, यूईटी में प्रोबेबिलिटी से भी आ जाता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक नोटेशन से, जिस नोटेशन को कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो सिंबल है, ये वाला, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। इस सिंबल को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस सिंबल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों फैक्टोरियल के सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल है ना, तो 5 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 5 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है जी। होता क्या है फैक्टोरियल? देखिए, अगर 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 4 3 2 1, 1 तक उसको मल्टीप्लाई करवा दें, एक डिक्रीज करते जाए, तो फैक्टोरियल होता है। इसी तरह अगर आपसे 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 4 3 2 1। फैक्टोरियल को हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल है
तो आप इससे 5 देखें, 5 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1। तो आप 5 को छोड़ दें, ये जो ब्लॉक बनता है क्या ये 4 का फैक्टोरियल है, तो आप इसे 4 का फैक्टोरियल लिख दें। इसी तरह से अगर 7 का फैक्टोरियल है तो बताएं जी क्या लिखेंगे इससे आप, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल उसको लिखने का तरीका है। जनरली इसकी डेफिनेशन करूं तो जो n का फैक्टोरियल है उसका मतलब क्या होगा, n में से एक माइनस, n में से एक और माइनस, n में से एक और माइनस, ये और ये सिलसिला कहां तक चलेगा, 3 2 1 तक। ठीक है जी। अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूं तो अभी मैंने बताया n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, n और इसमें से कम करके उसका फैक्टोरियल। तो ये आपके पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन है या फार्मूला है। इसमें जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। इसी टॉपिक में से एक बड़ा आसान क्वेश्चन जो आया हुआ है यूईटी के टेस्ट में, वो देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन था। n इंटू n प्लस 1 इंटू n ओवर 3 2 इक्वल टू व्हाट। एक्चुअली इसकी आपसे पूछी हुई थी फैक्टोरियल नोटेशन। ऑप्शन है जी n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 3। बीटा ऑप्शन है n का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। सी ऑप्शन है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन कंप्लीट करनी है आपको किसी भी नंबर की। अगर फॉर एग्जांपल 4 लिखा हुआ है, आपने इसकी फैक्टोरियल नोटेशन बनानी, तो कैसे बनाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमेशा फैक्टोरियल नोटेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो आप इसे 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फैक्टोरियल नोटेशन बन जाती है। अब देखिए ऊपर किसका फैक्टोरियल बनेगा, 4 का फैक्टोरियल, नीचे किसका फैक्टोरियल बनेगा, 3 का। इसी तरह अगर आपके लिखा हुआ है 6 5, आपने इसकी फैक्टोरियल नोटेशन बनानी है। कैसे बनेगी, 6 5 लास्ट पे क्या आ रहा है, 5 5 के बाद क्या आता है, 4। तो आप इसे 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, 4 के फैक्टोरियल से क्या कर दें, डिवाइड। ऐसा करने से ऊपर पहले वाले नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। ऊपर किसका फैक्टोरियल बन जाता है, फर्स्ट नंबर का, जो भी पहले हो। अभी इसमें भी यही काम करना है हमने, जो क्वेश्चन है देखें, n के बाद क्या आता है, n के बाद n माइनस 1। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n प्लस 1 को वैसे लिखा रहने दो, n को वैसे लिखा रहने दो, n माइनस 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, और ये जो 3 इंटू 2 है, ऑफ कोर्स 3 इंटू 2 के बाद 1 खुद से भी तो लगाया जा सकता है, एक ही बात है ना। तो ये किसका फैक्टोरियल बनता है, 3 का फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, आगे देखें, ये जो फैक्टोरियल है वो पहले वाले नंबर के ऊपर आ जाता है, n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो बताएं क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, सी इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको इस बात की समझ आ गई है। आगे चलते हैं, जो भी लेक्चर है हम पढ़ रहे हो ना, प्लीज आप उसको सिर्फ ये ना किया करें कि मोबाइल या अपने लैपटॉप सामने रखा उसको देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उस लेक्चर को आपने लिखना है, क्योंकि लाइव लेक्चर्स का पर्पस क्या है कि आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिस एनवायरनमेंट में बैठकर आपको ये फील हो कि आप क्लास में बैठे हुए। तो आपने करना क्या है, आपने कॉपी सामने रखनी है, आपने बॉल पेन या पेन हाथ में लेके उसको लिखते रहना है लेक्चर पूरे को, जैसे आप क्लास में बैठे हुए। फिर आपको इसका फायदा लेक्चर का इस ऑनलाइन सेशन का सही फायदा आपको तभी होगा। ठीक है, प्लीज आपने नोट लाजमी करते रहना लेक्चर को। मैं इसी वजह से हम स्लो लिखते हैं कि ताकि आप इसको लिखते जाएं जैसे क्लास में कर रहे हैं, अदरवाइज तो स्पीड के साथ भी काम हो सकता है। इस तरफ आपके लिए हम बिल्कुल स्लो करते हैं
और ताकि आप पूरा लेक्चर साथ लिखते रहें। नहीं जी, अभी तक हमने पढ़ा है फैक्टोरियल नोटेशन। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने पहले 10 नंबर का फैक्टोरियल जुबानी याद कर लेना है। होता ये कि आपको पता है कि यूईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, तो आप हर क्वेश्चन में अगर वो कैलकुलेशन में चले जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आप पहले 10 नंबर का फैक्टोरियल एटलीस्ट वो आप मेमोराइज कर लें, उसको याद कर लें। ठीक है, देखें 0 का फैक्टोरियल होता है 1, उसके बाद देखिए 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, मिलके तो आप इसे याद कर लेना। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24 होता है। 5 का फैक्टोरियल 120, क्योंकि क्या कि हमने यूज करने तो आपको एक ही दफा आने चाहिए ना। 6 का फैक्टोरियल होता है 720। 7 का फैक्टोरियल होता है 5040। 8 का फैक्टोरियल होता है 40320। 9 का फैक्टोरियल होता है 362880। 10 का फैक्टोरियल होता है 3628880 और आ जाएगा। तो आपने करना ये है कि ये 11 नंबर के 0 से लेकर 10 तक जितने भी फैक्टोरियल है वो आपने याद कर लेने हैं। इनका फायदा आपको ये होगा कि कैलकुलेटर ना होने के बावजूद अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये है जी फैक्टोरियल, छोटा सा टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैंने मैक्सिमम चीजें जो है आपको बता दी। उसके बाद जो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा बार आया हुआ है यूनिटी के टेस्ट में, नस्ट के टेस्ट में, प्यास के टेस्ट में, हर साल मोस्टली क्वेश्चन प्रोबेबली इसमें से परम्यूटेशन में से होता है। इस वजह से आपने इस चैप्टर के इस पार्ट को इंपॉर्टेंट समझना है। परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट अ टाइम, और उसमें से आप एक वक्त में r चूज कर लेते हैं, मतलब 10 ऑब्जेक्ट है 3 आप अरेंज करते हैं, 5 ऑब्जेक्ट है 2 आप अरेंज करते हैं, 6 ऑब्जेक्ट है 6 के 6 अरेंज करते हैं, 6 ऑब्जेक्ट है तो आप 4 अरेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? परम्यूटेशन कहा जाता है। n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, n में से r को अरेंज करना परम्यूटेशन कहलाता है। परम्यूटेशन का फार्मूला होता है NPR। पहले इसकी नोटेशन देख ले। परम्यूटेशन की नोटेशन होती है NPR, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r जिनको अरेंज करने हैं। इसकी नोटेशन ये भी होती है NR। दो नोटेशन यूज करते हैं, अगर इन ब्रैकेट्स में n और r लिखा हो तो उसका मतलब परम्यूटेशन होता है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन में सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है वो क्या है? इसमें देखें, परम्यूटेशन सिर्फ ये नोटेशन नहीं होती इसकी, ये कॉम्बिनेशन की नोटेशन जो मैंने अभी लिखी थी। परम्यूटेशन की नोटेशन ये होती है या परम्यूटेशन की नोटेशन ये होती है NR, दोनों नोटेशन यूज करते हैं। परम्यूटेशन की या ये नोटेशन होती है या ये नोटेशन होती है। ठीक है, हम यही वाली यूज करेंगे NPR। फॉर्मूला इसका क्या होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है 10p4, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट्स टोटल है, 10 में से आपने कितने अरेंज करने हैं? 4, तो इसका मतलब क्या होगा? 10p4। अच्छा, अगर आपके पास 3p2 लिखा हुआ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 2-3 चीजें हैं वो इससे रिलेटेड आप याद रख लें। ठीक है, फैक्टोरियल से 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें से आते हैं। अगर r 0 हो जाए, r क्या हो जाए? 0, तो क्या बनेगा? NP0,
किसी भी चीज का जीरो के साथ परम्यूटेशन 1 होता है, किसी भी चीज का जीरो के साथ परम्यूटेशन क्या होता है, 1 होता है। और अगर आर एन के इक्वल हो जाए, क्या मतलब है, आप एन में से एन ऑब्जेक्ट ही रेंज कर दें, ये बात बार बार यूज होगी इस वजह से, अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही रेंज कर दो तो उसकी जगह पर आप एन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एनपी एन का मतलब होता है एन का फैक्टोरियल, एनपी एन का मतलब क्या होता है, एन का फैक्टोरियल। एनपी एन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एन का फैक्टोरियल। क्या मतलब है, अगर मैं किसी जगह पे यूज करूं 6 ऑब्जेक्ट है, 6 के 6 आपने रेंज करने हैं, तो क्या इसका होगा 6 फैक्टोरियल आंसर होगा। 6 ऑब्जेक्ट्स है, 6 के 6 रेंज करने 6 फैक्टोरियल आंसर होगा। एक क्वेश्चन है वो करते हैं। इफ देखें परमोटेशन का जो मीनिंग है वो है ऑर्डरिंग, ऑर्डर करना, चीजों को अरेंज करना। इस वजह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहां से ए बी सी है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3। अगर मैं 3 को अरेंज करना चाहता हूं, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, देखें पहला तरीका है एबीसी, दूसरा तरीका है एसीबी, तीसरा तरीका है बीएसी, चौथा तरीका है बीसीए, पांचवा तरीका है सीएबी, छठा तरीका है सीबीए। कितने तरीके बने, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 तरीके हैं इन्हीं को परमुटेशन कहा जाता है। ये जो अरेंजमेंट्स है ना, इनको क्या कहा जाता है, परमुटेशन कहा जाता है। देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स है, 3 में से 3 को ही अरेंज कर दे तो बताएं 3 का फैक्टोरियल बनेगा, वो किसके इक्वल होता है, 6 के 6 ही तरीके बनेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हो, आपने उन्हें अरेंज करना हो तो क्या मेथड है आपके पास, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं तो आपने उसका फैक्टोरियल ले लेना है। तो 6 मेथड बनेंगे, परमुटेशंस है। इन्हें आप नंबर ऑफ परमुटेशंस भी कहते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, एक आसान सा क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट लेते हैं। np3 इक्वल टू 120, देन आपने n की वैल्यू बतानी। ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 5, 7 या 9 या 6। जी बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए np3 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 120। अब एक ऑप्शन तो ये कि आप इसे बैक सॉल्व कर लो। बैक सॉल्व का मतलब क्या है कि आप सारी ऑप्शन पुट करो इसमें, इस पर दोनों साइड इक्वल आ गई, वही आंसर है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखें n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, अगर सॉल्व करने की तरफ जाए तो डिवाइडेड बाय n, वहां तक आपने इसको रिवर्स करना है जहां तक नीचे वाला नहीं बन जाता, इक्वल टू 120। तो ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बाकी जो बचा उसे बैक सॉल्व कर लें, जिसपे 120 आंसर बनेगा वही आपका आंसर होगा। इसको करके देखें सॉल्व क्या आंसर बनता है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें ये क्यूबिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। आप इसको यहाँ पे भी ये ना करना चाहें, आप इस स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी ऑप्शन पुट करके देखें, ये तो नहीं बनता। 5 जरा पुट करके देखें, इसमें 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, वो ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी जिसपे दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है डिवाइडेड बाय 2 ओवर 120, तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है। 6 पुट करके देखें, 6 फैक्टोरियल ओवर क्या बनेगा, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 120, क्या बनेगा ये 6 फैक्टोरियल 720 होता है और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है। तो देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है 120, तो 120 इक्वल टू 120 आ रहा है, बैक सॉल्व करने मैंने कहा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन को मैं चैप्टर 4 में बता चुका कि आप बैक सॉल्व करते हैं। स्टार्ट कर दीजिए परमोटेशन। ये तो मैंने वैसे सिंपल सा क्वेश्चन करवाया। परमोटेशन की डेफिनेशन पे वापस आ गए। परमोटेशन होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस इस बात को लेके मैं चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। In how many ways
3 flags out of 5 of different colors, 5 फ्लैग्स हैं, उसमें से आपने 3 फ्लैग्स को अरेंज करना है। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? कैन बी अरेंज्ड। ऑप्शन है 120, ऑप्शन है 18, ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 100। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5 फ्लैग्स हैं, 3 फ्लैग्स अरेंज करने, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो क्या बनेगा 5p3, क्या बनेगा आपके पास? ये 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये 120 होता है, मैंने याद करवा दिया, ये 2 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 60। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट परमुटेशन। वो क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग। अच्छा, परमुटेशन 3 तरह की होगी। एक तो ये चीजों की होगी, फ्लैग्स गिवन होंगे, गाड़ियां गिवन होंगी, बेंचेस गिवन होंगे। एक में परमुटेशन होगी वर्ड्स की, तो अभी मैं वर्ड्स की परमुटेशन सिखा रहा हूं। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड हैज दी स्टार्स। ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 120, ऑप्शन है 119, डेल्टा ऑप्शन है जी 60। वर्ड स्टार की कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं? जो स्टार वर्ड है उसकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? देखें कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4। कितने यूज करने हैं? ऑल लेटर्स। 4 लेटर है, 4 के 4 अरेंज करने, तो बताएं क्या बनेगा? 4p4 बनेगा ना। और मैंने इसका तरीका बता दिया था कि अगर चारों के चारों अरेंज करने हो, अगर 5 के 5 अरेंज करने हो, अगर 6 के 6 अरेंज करने, तो उतना फैक्टोरियल ले लें। तो सिंपल सी बात यह है, कितने लेटर इधर देखो, वर्ड्स की परम्यूटेशन को कैसे टैकल करना है, जितने वर्ड्स होंगे उतना फैक्टोरियल। देखें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल। और बताया 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24, तो यही आंसर है। फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जीके के टेस्ट में वैसे आया है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all letters of word है PRINCE, प्रिंस। इसके लेटर्स को यूज करना कितने वर्ड बन सकते हैं? 720, 120, 719, डेल्टा है जी नन ऑफ दिस। हम 100% श्योर कि आप इसका आंसर गलत देना, करके देखें क्वेश्चन के बाद जी। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो मैंने कहा जितने लेटर उतना फैक्टोरियल, क्या होगा 6 फैक्टोरियल। बताएं 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720। क्या फिर 720 आंसर होगा? आपने अभी तक इसका आंसर सोचा ही, ये 720 हुआ है नहीं है 720 आंसर कैसे? एक वर्ड पे आपने कीवर्ड मिस कर दिया। हाउ मेनी अदर वर्ड्स, कितने दूसरे वर्ड बन सकते हैं? एक तो प्रिंस बना हुआ है ना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसके अलावा कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो करेंगे क्या, 720 है, एक इसमें से बना हुआ वो निकाल दें, बाकी क्या बचेगा? 719। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 719 है, क्योंकि एक वर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, बाकियों की बात हो रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये नस्ट के एंट्री टेस्ट में 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन,
ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस वजह से मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed using all letters of word circle। वर्ड है जी सर्कल, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ऑप्शन है 180, ऑप्शन है 360, ऑप्शन है 120 एंड 100। एक नया मसला आ गया। हमने पहला क्वेश्चन किया वर्ड का स्टार्ट 1 2 3 4 लेटर थे, कोई लेटर 2 दफा तो नहीं आ रहा था। तो याद रखना है जो हमने ये परमोटेशन पढ़ी है, ये है परमोटेशन ऑफ द थिंग्स, परमोटेशन ऑफ द थिंग्स, ऐसी चीजों की, ऑल डिफरेंट, जिसमें सारी चीजें, याद रखना परमोटेशन के आगे फर्दर टाइप्स हैं, ये उन चीजों की परमोटेशन जो सारी डिफरेंट है। देखिए कोई वर्ड स्टार में रिपीट नहीं कर रहा, देखिए PRINCE, कोई वर्ड 2 दफा नहीं आ रहा, सारी चीजें डिफरेंट है, तो ये परमोटेशन ऑल डिफरेंट थी। लेकिन जरूरी नहीं कि परमोटेशन हमेशा ऑल डिफरेंट की हो, परमोटेशन में कुछ चीजें सेम भी हो सकती है। तो अब जो हमने परमोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये परमोटेशन है ऑफ द थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। तो याद रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे डिफरेंट ना हो। जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। अच्छा इसका मेथड क्या है? इसका मेथड तो ये है ना कि जितने लेटर्स है उतना फैक्टोरियल ले लो। जैसे मैं अगर आपके पास वर्ड लिखता हूं MARSI, मार्स, तो बताया कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, चारों डिफरेंट है, तो 4 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, क्लियर? आगे अगर मैं वर्ड लिखता हूं होपी, HOPE, तो बताया कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, पांचों डिफरेंट है, तो 5 का फैक्टोरियल। आई मीन अगर आपके पास वर्ड्स आते हैं ऐसे जिसमें सारी चीजें डिफरेंट है, तो उतना फैक्टोरियल ले लें। लेकिन अगर सारी डिफरेंट नहीं है फिर क्या करेंगे? फिर उससे भी आसान काम है। देखिए 6 लेटर्स हैं तो 6 का फैक्टोरियल। उसके बाद आपने तलाश करने हैं वो लेटर जो रिपीट कर रहे हैं। देखिए इसमें कौन रिपीट कर रहा है? सी कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। सिर्फ ये करना है आपको, लेना फैक्टोरियल ही है, लेकिन जो रिपीट करे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। तो बताएं क्या आंसर हो जाएगा? 720/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 360। उसके बाद इसकी थोड़ी ड्रिल करवाता हूं आपको, प्रैक्टिस करते हैं। MISSPE। अब ये वाला क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में आया था, इसको करते हैं। कितने लेटर हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का फैक्टोरियल। यही हमारी साइंस कहती है ना। अब बताएं कौन कौन रिपीट कर रहा है? आई 1 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल इनटू, और कौन रिपीट कर रहा है? एस 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 4 दफा, तो 4 का फैक्टोरियल। जो जो वर्ड रिपीट कर रहा है उतना फैक्टोरियल लेना, ठीक है, और उससे डिवाइड कर दो। समझ आ गई थी? अगर परमोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो जिसमें सारी चीजें डिफरेंट ना हो, तो हाउ टू टैकल दोज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। वर्ड है जी अटैक्ड, ये वर्ड बताएं क्या परमोटेशन बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स हैं, 8 का फैक्टोरियल। किससे डिवाइड करेंगे? ए 2 दफा आ रहा है 2 के फैक्टोरियल से, टी 2 दफा आ रहा है 2 के फैक्टोरियल से। जो जो वर्ड रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, नेक्स्ट टाइप इसी में जो आ जाती है वो क्या है? इन हाउ मेनी वेज ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन
कैन बी अरेंज्ड, एक और प्रोबेबल क्वेश्चन, और जो कि इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, कैन बी अरेंज्ड कीपिंग वॉवल्स टुगेदर। ऑप्शन है 2880, ऑप्शन है 7270, 5040, ना क्या नई चीज आ गई इस क्वेश्चन में? देखो, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सारी चीजें ही डिफरेंट थी, सिंपल फैक्टोरियल लेने। दूसरी टाइप में जो क्वेश्चन किया उसमें कुछ चीजें सेम थी, उतने फैक्टोरियल। तीसरी बात क्या आ गई है, एक नई चीज आ गई, कीपिंग वॉवल्स टुगेदर, कि हमने कुछ चीजों को साथ रखना है, कुछ चीजों को। इसका मेथड क्या होगा, इसका शॉर्टकट देखिए। अगर आपके पास कुछ चीजों को टुगेदर रखना हो फिर क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल m ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने टुगेदर रखना है, कीपिंग m ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से m को टुगेदर रखना, तो इसका शॉर्टकट देखें, इसकी परमुटेशन क्या होगी, m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल। n यहां पे टोटल ऑब्जेक्ट्स, n क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हो तो कुछ चीजों को टुगेदर रखना, तो उसका फार्मूला होता है m फैक्टोरियल। m उतनी चीजें जो साथ रखनी है, n माइनस m प्लस 1। इस पे आप अप्लाई करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स है आपके पास? 8। तो n की वैल्यू हो गई 8, n की वैल्यू कितनी हो गई है? 8। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अगली बात करते हैं, वॉवल्स कितने इसमें से देखें, 1 2 3 4 5 वॉवल्स हैं, तो m 5 होगा। हमने वॉवल्स को साथ रखना है, ये m होगा, और वॉवल्स टोटल कितने हैं? 5 है। इसमें वॉवल टोटल कितने हैं? 5 है। आप शॉर्टकट यूज करें, क्या शॉर्टकट है कि m का फैक्टोरियल, पहले मैं फिर फार्मूला लिखता हूं, क्या फार्मूला है, m का फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, टुगेदर रखने की परमुटेशन हम यूं कैलकुलेट करते हैं जी। m का फैक्टोरियल, m कितना है जी? 5, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। n कितना है? 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। m कितना है? 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 1 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा। ठीक है, सॉल्व आपने कर लेना है। अभी हमने जो परमुटेशन पढ़ी है उसमें पढ़ा टुगेदर रखने के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट, कुछ चीजें अगर आपने टुगेदर रखनी है, एक चीज टुगेदर रखनी है, दो चीजें टुगेदर रखनी है, तीन चीजें टुगेदर रखनी है, तो क्या होगा? इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे आ जाता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all letters of word fasting। वर्ड है जी फास्टिंग, कीपिंग T and N always together। हमेशा इन दो को टुगेदर रखना है जी। ऑप्शन है जी 120, 24, 20 या नन ऑफ दिस। अब क्या करेंगे हम? सेम वही शॉर्टकट यूज करेंगे। मैंने बताया अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर रखना है तो उसका शॉर्टकट ये वाला है, m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। टोटल लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू होगी 7। सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्ट्स। अब बताएं किस किस को साथ रखना है, t और n को, दो लेटर्स हैं तो बताएं m की वैल्यू कितनी होगी जी? 2। शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कहता है कि m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल ले ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। m कितने?
2 का फैक्टोरियल, n कितने हैं 7, ये 2 है प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, तो बताएं क्या आंसर होगा 2 इंटू 5 6 का फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा आपके पास 2 इंटू 720, तो मतलब 1440 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि नन ऑफ दीज बनता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 1440। ये है जी अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर रखना हो, ठीक है। अगर ऐसे आता है नॉट टुगेदर, फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आ गया नॉट टुगेदर बताएं, तो बड़ा आसान काम है, आपने करना है क्या है, n फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट्स है ना, इसमें से आपने टुगेदर माइनस कर देना, तो आपके पास नॉट टुगेदर आ जाएगा। ये आप मेथड याद रखें। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नॉट टुगेदर पूछा हुआ है, तो आपने टोटल में से माइनस कर देना। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नॉट टुगेदर पूछा, तो टोटल में से आपने माइनस कर देना है। होप कि आपको वर्ड्स वाली सारी देखें, अभी तक हमने लेटर्स वाली परमुटेशन की है, क्या किया जिसमें सारे डिफरेंट थे, फिर इसमें कुछ सेम थे, फिर इसमें तो कुछ साथ रखना हो, तो ये टुगेदर के लिए हमेशा ये जब भी नंबर्स आ जाए, डिजिट्स आ जाए, जो मर्जी चीजें आ जाए, टुगेदर के लिए ये फार्मूला, नॉट टुगेदर के लिए ये वाला फार्मूला, टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर नॉट टुगेदर पूछा हो इक्वेशन वाले चैप्टर में, क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कीपिंग वॉवल्स नॉट टुगेदर, वॉवल को साथ नहीं रखना, फिर क्या करते हैं? क्या आंसर निकाला हुआ है आपने इसका 2880, क्या करते n फैक्टोरियल में से 2880 क्या करते, टुगेदर वाले माइनस कर देते, n कितना है 8 का फैक्टोरियल, इसमें से 2880 माइनस करते, तो आपके पास नॉट टुगेदर आ जाएगा, ठीक है जी। ये नॉट टुगेदर के परमुटेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम परमुटेशन करते हैं डिजिट्स के, कि डिजिट्स आ जाए, आपने नंबर बनाने हैं, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए ना मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाता हूं, वो है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स का सबसे पावरफुल टूल जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का सबसे पावरफुल टूल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको देखते हैं, इसे कहते हैं FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? ये कहता है जी अगर आपके पास दो काम हो, पहली है जॉब 1, जॉब 1 कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज, एक काम है उसको m तरीकों से कर सकते हैं, दूसरी जॉब 2 है उसको आप कर सकते हैं n वेज। देन अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वेज बताने तो क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर आपके पास एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो क्या मेथड होगा उसका, m इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं, एक रूम है, इसमें एंटर होने के जो डोर्स हैं वो 3 है, एग्जिट के 2 है, एंटर होने के कितने दरवाजे हैं 3 है, एग्जिट होने के कितने हैं 2 है, तो बंदा कितने तरीकों से एग्जिट एंटर हो सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, देखिए 6 आंसर नहीं आ जाएगा, काउंट कर ले, इधर से एंटर हुआ 2 तरीकों से एग्जिट, इधर से एंटर 2 तरीकों से एग्जिट, इधर से एंटर 2 तरीकों से एग्जिट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन goes on shopping, he like 3 shirts, उसको 3 शर्ट्स पसंद आती हैं, 2 शूज पसंद आते हैं एंड 4 जीन्स, इन हाउ मेनी वेज
the ways can he select his dressing? वो अपनी ड्रेसिंग को कितने तरीकों से वो सिलेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं? 12, 24, 18, 36। जी बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आज से पहले, ये वाली बात सुनने से पहले आपके सामने आता, कभी भी ना सॉल्व कर पाते, इसका आंसर ही सही ना दे पाते। अब आपको समझ आ गया, आपने आंसर कर भी लिया होगा। कितनी शर्ट्स हैं? 3। कितने शूज हैं? 2। कितनी जीन्स हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आंसर बनेगा? 24। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अब आपके लिए बन गया। ठीक है जी, जब भी टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो आपने हमेशा क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने अभी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक बात आपको बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था आपने इस सेशन से, जो पहली एकेडमी है पाकिस्तान में जो ऑनलाइन लेक्चर्स इस तरह से लाइव प्रोवाइड कर रही है, स्टार्स एकेडमी, मैंने आपको बताया था इससे आपको फायदा तब होना जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंडली, आप जो लोग एनरोल नहीं हुए उन्होंने लाजमी एनरोल करवाना है, क्योंकि अभी इसके बाद हमें बुक 2 स्टार्ट करनी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बुक 2 से इस साल पेपर बहुत ज्यादा आना है, क्योंकि बुक 2 के पेपर नहीं हुए। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन ऐसा होता है। अब आपको 2015 का मैं यूईटी का पेपर बताऊं तो सिर्फ बुक 1 से 22 सवाल आए हुए थे, बुक 2 से सिर्फ 6 सवाल थे, 7। इस वजह से आपने इस सेशन में 1 से 2 दिन में हर सूरत सब में फीस सबमिट करवा के एनरोल हो जाना है, ताकि आपकी जो लेक्चर की कंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यू ना हो, क्योंकि इसके बाद हमने बुक 2 स्टार्ट करनी है। और बुक 2 इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक 2। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम अगले साल, इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक 2 है, क्योंकि पेपर नहीं हुए बुक 2 के। और ऐसा होगा ही नहीं कि बुक 1 को वो पेपर बनाने वाले कि माइंड में ये बात ना हो। इस वजह से आपने एज सून एज पॉसिबल एनरोलमेंट जरूर 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 करवानी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी आपने ये समझ लिया जी फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग होती है, बहुत सारे मसले आपके इसने हल कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। खाना खाने जाते हैं आप कहते हैं जी आपको 5 बर्गर्स, 5 किस्म के बर्गर्स आपको पसंद आते हैं। आप कहते हैं जी 2 कोल्ड ड्रिंक्स आप सिलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं जी 3 किस्म के आपको पिज्जाज मौजूद हैं। बताएं कितने तरीकों से आप अपना मील सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब आपको समझ आ गया प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी, अब ये टॉपिक बड़ा केयरफुल होकर समझना है। हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed using using 1, 2, 3, 5, 6 without repeating any object। कोई ऑब्जेक्ट भी आपने रिपीट नहीं करना और 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? अब मैं मिटा रहा हूं। अब परमोटेशन स्टार्ट हो गई है जी डिजिट्स की। डिजिट्स को कैसे डील करते हैं? प्रिंसिपल अकाउंटिंग यूज करूंगा, हर मसला आपका हल ऑन द स्पॉट। देखो कितने डिजिट बनाने हैं आपने? 1, 2, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना। 3 स्पेसिस होती है ना 3 डिजिट वाले नंबर में। 3 डिजिट वाले नंबर में कितनी स्पेसिस होती है? 3। अच्छा, कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल है? 5, 1, 2, 3, 4, 5।
मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, देखें 5 लड़के खड़े हैं क्लास में मेरे पास ना, 3 चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं, 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं। मैं कहता हूं जी इन 5 स्टूडेंट्स ने इन 3 चेयर्स के ऊपर बैठना, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? देखें ये पहली चेयर है, पहली चेयर के ऊपर कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 5। 5 में से एक बंदा पहली चेयर के ऊपर बैठ सकता है, बैठ गया, दूसरी चेयर पे आ जाए। अब कितनी चॉइसेस हैं? 4। तो 4 में से एक दूसरी चेयर के ऊपर बैठ गया, कितने बच गए? 3। तो तीसरी चेयर के ऊपर बैठने कितने चॉइसेस हैं? 3। 3 में से एक यहां पे बैठ जाएगा। समझ आएगी बात? अब टोटल लेटर्स कितने हैं ये बात समझ ले, आपको पूरी परमोटेशन आ गई। हर परमोटेशन का क्वेश्चन इस शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? 5। 5 में से एक यहां पे बैठ गया, एक डिजिट यहां पे आ गया। दूसरी के लिए कितनी चॉइसेस है? 4। 4 में से एक यहां पे डिजिट आ गया, और तीसरी के लिए कितनी चॉइसेस है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने, मल्टीप्लाई कर दे। देखिए कितना आसान काम हो गया आपके लिए, आपके पास आंसर 60 आ गया। हर क्वेश्चन परमुटेशन का सॉल्व होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना, नो फॉर्मूला। अभी तक मैंने फॉर्मूला कोई खास बताया भी नहीं है आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 160 आंसर होगा। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed using letters हैं जी 3 4 5 6 7 without repeating any object, any digit। किसी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना, डिजिट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। ऑप्शन है जी 60 120 625 और 120। अब बताओ कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है आपने? 4 डिजिट वाला। तो 1 2 3 4, एक 4 डिजिट वाले नंबर में कितनी स्लॉट्स होती हैं? 4। कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 5। तो पहली प्लेस पे कितने डिजिट्स आने के चांसेस है? 5। 5 में से एक यहां पर आ गया, दूसरी प्लेस पर आने की कितनी चॉइसेस है? 4। तीसरी पे आने की कितनी चॉइसेस है? 3। चौथी पे आने की कितनी चॉइसेस है? 2, क्योंकि एक यहां पे आ गया कि यहां पे आ गया, ऐसे ही है ना। टोटल 5 डिजिट्स हैं, पहली प्लेस में 5 के 5 आ सकते हैं। 5 में से एक आ गया, दूसरी प्लेस पे 4, तीसरी प्लेस पे 3, चौथी प्लेस पे 2। आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो अब की बार जो आंसर बनेगा वो कितना होगा? 120। फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed using digits हैं 0 1 2 3 without repeating any digit। कोई डिजिट रिपीट नहीं करना आपने। ऑप्शन है जी 12, ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9 20। अब क्या करेंगे? क्या चीज नहीं आई है? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें कोई जीरो तो नहीं है, इसमें सॉल्व किया जीरो नहीं है, इसमें सॉल्व करें जीरो आ गया। जीरो आ जाए तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हमारी चेंज हो जाती है। देखिए पहली बात है कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है? 3 डिजिट वाला, तो 3 स्लॉट्स होंगी, 1 2 3। एक 3 डिजिट वाले नंबर में 3 स्लॉट्स होती हैं। अब देखें पहली स्लॉट पे कितने नंबर आ सकते हैं? पहली स्पेस है ना, कितनी चॉइसेस हैं? डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन से हैं? 0 1 2 3। कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 4।
4 तो अवेलेबल है, लेकिन पहली प्लेस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं, ये सवाल है। तो देखिए पहली प्लेस पे 3 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो याद रखिएगा जब भी चॉइसेस की बात होगी पहली प्लेस के लिए 0 शामिल नहीं होगा। 0 का पहली प्लेस के लिए निकाल लें। अब पता है पहली प्लेस पे कितने नंबर डिजिट्स आ सकते हैं, 3 आ गए। अब 3 में से कोई एक पहली प्लेस पे आ गया, सपोज 2 आ गया। अब दूसरी प्लेस पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, फिर 3 ही आ सकते हैं। फिर कितने आ सकते हैं, 3। क्यों? क्योंकि 0 पहली प्लेस के लिए अवेलेबल नहीं है, दूसरी हर स्पेस के लिए अवेलेबल है। अब कितने डिजिट आ गए जी, 0 1 2 3 4 डिजिट थे, पहली प्लेस पे 3 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरी प्लेस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 3, क्योंकि 0 तो दोबारा आ सकता है, एक आ गया फॉर एग्जाम्पल, इस पे 2 आ गया जी। बाकी अब दूसरी प्लेस के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 3 में कोई एक यहाँ पे आ गया। तीसरी के लिए कितने अवेलेबल है, 2। तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा इसका, 18। नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, 18। समझ आ गई बात? और एग्जाम्पल करवाता हूं, देखो 0 1 3 5 6 7। मैंने आपको कहा आपने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, इसकी थोड़ी ड्रिल करते हैं। तो कैसे बनेगा, 4 डिजिट वाले नंबर में कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। कितनी प्लेसेस हैं, 4। अब बताओ पहली प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, इनमें से 0 तो नहीं ना आ सकता। तो पहली प्लेस पे गिनो कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 आ सकते हैं। 0 पहली प्लेस का नंबर नहीं होता। अब इन 5 में से कोई एक आ गया पहली प्लेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल 4 आ गया, क्या 4, बाकी कितने बच गए हम, 0 सेकंड प्लेस के लिए तो अवेलेबल है ना, 1 2 3 4 5, सेकंड पे भी 5 आ सकते हैं, थर्ड पे 4, फिर 3, अप टू सो ऑन। तो यू मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रख लें, अगर 0 आ जाए तो 0 का पहली प्लेस के लिए आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, 0 को पहली प्लेस के लिए आपको निकाल के काउंट करना पड़ता है। फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, how many 3-digit even numbers can be formed using 1 2 3 4 5 without repeating। आपने रेपिटेशन नहीं करने की। कितने डिजिट्स नंबर बनाए जा सकते हैं जो इवन हो इन डिजिट्स को यूज करके, ठीक है, 48 96 72 none of these। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे पहले किया वैसे ही करते हैं इसको। हाँ जी बताओ, 1 2 3 कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है, 3 डिजिट वाला। अवेलेबल डिजिट्स कौन से, 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन से नंबर बनाने, इवन। इवन नंबर वो होते हैं जिसके लास्ट पे 2 आ जाए, 4 आ जाए। इसका मतलब है 2 और 4 में से किसी एक को लास्ट पे बिठाना पड़ेगा, पक्का करना। लो जी लास्ट वाली चॉइस होगा तो लास्ट पे सिर्फ 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, वो बाद में करते हैं जी। कितने डिजिट्स हैं, 2। कितने डिजिट, टोटल 5 है। आपने कौन से नंबर बनाने, इवन। इवन बनाने के लास्ट पे कौन सा डिजिट आएगा, सिर्फ 2 आएगा। अब बताओ 2 तो निकल गया ना, ये तो निकल गया, इसको छोड़ दो। बताओ कितने डिजिट बच गए, 1 2 3 4। तो पहली प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 4। सेकंड प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 3। लास्ट पे सिर्फ इवन नंबर आएगा। तो बताए क्या आंसर आ जाएगा इसका, 12। क्लियर है? फिर करेंगे क्या भाई, अगर 2 लास्ट पे आए, दोबारा इस क्वेश्चन को मैं फिर एक दफा समझाता हूं, मुझे पता है आप फील क्या कर रहे हैं, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। देखो हमने कौन सा नंबर बनाना है, इवन। इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट पे या 2 होगा या 4 होगा, इनमें से। फॉर एग्जांपल 2 लास्ट पे आ गया तो इवन नंबर बन जाएगा ना, लास्ट पे सिर्फ एक की गुंजाइश है, 2 की। फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं, फिर बाकी बच गए 4, 4 में कि 4 आ सकते हैं। सेकंड पे 3, लास्ट पे 1 है। अब पहले आपने क्वेश्चन में लास्ट पे 2 रखा, भाई 4 भी तो आ सकता है ना। इसका तरीकाकार ये है कि जितने इवन है ना उतने मल्टीप्लाई कर दे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए
इवन टोटल कितने डिजिट्स है, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इवन डिजिट्स में 3 होते 3 से मल्टीप्लाई, एक के साथ करके उतने से तो मल्टीप्लाई करवा दे जितने हैं। क्वेश्चन एक के साथ ही किया, ठीक है, 2 को फिक्स करके। लेकिन आपने किया कि एंड पे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, क्योंकि 2 इवन डिजिट्स आते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता आपके पास ओड के लिए कि ओड नंबर बताएं, तो फिर क्या करते हैं, देखिए 3 स्लॉट्स है, नंबर कौन से अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। कहा जी ओड नंबर बनाओ, ओड नंबर बनाने के लास्ट पे 1 3 5 आ सकता है ना, तो पहले मैं 1 रखता हूँ लास्ट पे, एक के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पे तो एक ही डिजिट आ सकता है, ये निकल गया। बाकी कितने आ सकते हैं, 4 इंटू 3, तो बताएं 12 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बताओ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 ओड है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नोट कर लें आप इस बात को। ठीक है जी, लास्ट पे आपने उससे मल्टीप्लाई करवा देना जितने डिजिट्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। How many 3-digit numbers can be formed using all letters of देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कर रहे थे इन हाउ मेनी वेज how many 3-digit number can be using all using 1 3 5 6 7। ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 125, ऑप्शन 64। क्या आंसर होगा भाई, मेथड है, कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है जी, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। और आपको पता है कि 3 डिजिट वाले नंबर में कितनी प्लेसेस होती हैं, 1 2 3 प्लेसेस होती हैं। कितनी प्लेसेस होती हैं, तो बताएं पहली प्लेस पे कितने नंबर डिजिट्स आ सकते हैं, 5, 5 के 5 आ सकते हैं। सेकंड पे कितने आ सकते हैं, 5 ही आ सकते हैं। थर्ड पे कितने आ सकते हैं, 5 ही आ सकते हैं। कंफ्यूज हो गए, क्या समझे आप इस बात से। देखिए मैं पहला क्वेश्चन किया है, उसमें लिखा था कुछ भी रिपीट नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन किया, उसमें भी लिखा हुआ था कुछ भी रिपीट नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन किया, उसमें भी लिखा हुआ रिपीट नहीं करना। इसमें किया, इसमें भी लिखा हुआ रिपीट नहीं करना। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा क्वेश्चन रेपिटेशन के साथ होगा। तो ये बात याद रख लेना, दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक विद रेपिटेशन होता है और एक विदाउट रेपिटेशन होता है। अब हम सीखने लगे विद रेपिटेशन। ये जितने भी केस किए वो सर विद आउट रेपिटेशन है, हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसमें देखें जरा, 5 डिजिट्स हैं, पहली प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 5 के 5। सेकंड पे भी 5 क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है। थर्ड पे भी 5 क्योंकि रेपिटेशन जो है वो अलाउ है। अगर रेपिटेशन अलाउ हो तो हर प्लेस पर उतने ही डिजिट्स दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 5 5 आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि रिपीट करो ना करो, देखिए रेपिटेशन सिर्फ तब नहीं करनी जब कहा गया होगा, तब नहीं करनी। अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ फिर रेपिटेशन के साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये बात लिख ले कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो रेपिटेशन करनी है आपने क्वेश्चन को, और रेपिटेशन करनी हो तो आसान क्वेश्चन है, हर दफा उतना ही रखो, सिंपल सी बात। अब हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं उन सब को हम विद रेपिटेशन करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन जितने भी हमने अभी तक किए हैं उसको हम कैसे करेंगे, विद रेपिटेशन। अगर यही क्वेश्चन विद रेपिटेशन होता है, मैं ये मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, ऑप्शन में मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं ऑप्शन आ ही बात है, विद रेपिटेशन बनेगी। ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं मैं। हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे, हम इन सबको विद रेपिटेशन करते हैं, इसको करते हैं। बताओ कितने डिजिट वाला लेटर बनाना है, नंबर बनाना है, 1 2 3। 3 प्लेसेस होती हैं। बताए पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं, 5, सेकंड पे 5, थर्ड पे 5,
मल्टीप्लाई कर दे तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, हाँ जी 4 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 प्लेसेस होती हैं। फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं जी? 5 के 5, टोटल 5 है। सेकंड पे भी 5, थर्ड पे भी 5, फोर्थ पे 5, मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपके पास 625 आंसर हो जाएगा अगर विद रेपिटेशन हो। और विद रेपिटेशन कब होगा? जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। इसको देखते हैं, 1 2 3 3 डिजिट वाला नंबर बना रहा है ना आपने, तो बताएं फर्स्ट अवेलेबल डिजिट्स कौन से हैं? 0 1 2 3। हाँ जी बताएं क्या करेंगे? पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं? क्या ये 4 पहली प्लेस पे आ सकते हैं? भाई 0 कभी भी पहली प्लेस पे नहीं आएगा। पहली प्लेस में 0 के अलावा कितने आ सकते हैं? 3। हाँ, सेकंड पे चारों आ सकते हैं, थर्ड पे भी चारों आ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा इसका? 48। अगर आपके पास यही क्वेश्चन विद रेपिटेशन आता है, 0 फिर भी पहली प्लेस पे नहीं आएगा। हाँ, बाकी प्लेस पे सारे ही आ सकते हैं। इस पे कर देते इवन नंबर वाले को विद रेपिटेशन। 1 2 3 कितने डिजिट्स वाला नंबर बनाना है? 3 डिजिट वाला। ऑफ कोर्स अवेलेबल डिजिट्स कौन से? 1 2 3 4 5। इसमें थोड़ा सा देखिएगा भाई, इवन नंबर बनाना है तो 2 को लास्ट में फिक्स करना पड़ेगा। 2 तो आ गया लास्ट पे, तो लास्ट पे तो फिर भी एक ही आएगा इन एनी केस। लास्ट पे सिर्फ इवन नंबर ही आ सकता है क्योंकि इवन बनाना है। फर्स्ट पे कितने आ सकते हैं? फिर 5 के 5, क्योंकि 2 है लास्ट पे तो आ गया, लेकिन रेपिटेशन अलाउ है, 2 दोबारा भी आ सकता है। अगर रेपिटेशन अलाउ हो 2 दोबारा भी आ सकता है जी। पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 5। सेकंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 5। मल्टीप्लाई करवा दे, क्या आंसर हो जाएगा? 25। ठीक है, लेकिन कितने डिजिट्स इवन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 50। क्लियर है बात? अगर फिक्स भी कर दो ना तो रेपिटेशन में वो दोबारा भी आ सकते हैं। जैसे इसमें हमने 2 का फिक्स किया था, फिर भी 5 ही रहेंगे, तो रेपिटेशन में एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। ठीक है, ये है जी टोटल परमोटेशन जो हमने पढ़ी है। हमने वर्ड्स की परमोटेशन, डिजिट्स की परमोटेशन पढ़ ली है। अब एक इसमें टाइप रह गई है, वो है सर्कुलर परमोटेशन, वो भी पढ़ा देते हैं। ये क्या होता है सर्कुलर परमोटेशन? अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कल के ऊपर अरेंज करें तो उसको सर्कुलर परमोटेशन कहते हैं। अगर कुछ चीजों को हम अरेंज कर दें सर्कल के ऊपर, ठीक है, ये सिंपल परमोटेशन ऑन सर्कल, सर्कुलर अरेंज कर दे तो वो परमोटेशन क्या कहलाती है? सर्कुलर परमोटेशन कहलाती है। दो आसान आसान से फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, तो दो तरह के परमोटेशंस की होंगी सर्कुलर की। नंबर ऑफ परमोटेशंस या होंगी n-1 का फैक्टोरियल, या दूसरा इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ परमोटेशंस। बड़ा आसान फॉर्मूला, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। या ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा, n ऑब्जेक्ट उसमें से कम कर दो। ये फार्मूला तब यूज होगा व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज डिफरेंट। ये फार्मूला तब लगेगा जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो सेम हो, तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जी, अगर ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो डिफरेंट हो। आसान है, परेशानी नहीं होगी आपको, मैं समझा देता हूँ कैसे। क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज
आप छोड़ दे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, आप कुछ और तरीके से बता देते हैं। How many ways 4 rings can be 4 keys can be arranged on a key ring? ऑप्शन है जी 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 6 चाबियां हैं, उनको की रिंग में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे। आसान बात कर देता हूं, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को छोड़ दें। ये वाला फार्मूला तब यूज करना है अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे, इंसानों की बात होगी, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। सिंपल सी बात है। देखो कैसे, कितनी की रिंग्स हैं 4, तो क्या आंसर आएगा 4 - 1 का फैक्टोरियल कम करके और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगी तो एक कम करके उसको 2 पे डिवाइड करना है। देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला तो यही होता है ना, एक कम करके उसका फैक्टोरियल लेना है। सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला होता है एक कम करके उसका फैक्टोरियल लेना है आपने, और उसको 2 पे डिवाइड कब करना, जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 फैक्टोरियल 6/2, इसका आंसर होगा जी 3। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे तो आप फैक्टोरियल लेके उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इन हाउ मेनी वेज 10 persons लिविंग ऑब्जेक्ट्स आगे कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के ऊपर कितने तरीकों से बंदे बैठ सकते हैं? 10। हाँ जी बताएं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात है, कितने बंदे हैं? 10। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। 5 बंदे होंगे तो 4 फैक्टोरियल आंसर होगा। 6 बंदे होंगे तो 5 का फैक्टोरियल आंसर होगा। 10 बंदे होंगे तो 9 का फैक्टोरियल आंसर होगा। अल्फा आंसर है। लेकिन अगर 10 बंदों की जगह पे 10 कीज होती, ठीक है, 10 नेकलेस बनाना आता, मोती होते, तो क्या आंसर होता है? 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 से डिवाइड तब करना जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो 2 पे डिवाइड आपने नहीं करना। ये है जी सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन तक परम्यूटेशन कंप्लीट है। ठीक है, देखिए हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक को हमने प्रॉपर उसके क्वेश्चंस किए हैं। परम्यूटेशन अब आपकी होगी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, आप यहां तक नोट कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो है कॉम्बिनेशन। अभी हमने परम्यूटेशन को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। लास्ट कोई 1.5 आवर में हमने सिर्फ पढ़ा है परम्यूटेशन को, डिटेल लेक्चर हम लिए। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जरा एक दफा आप याद करें डेफिनेशन परम्यूटेशन की। दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है टेकन r एट अ टाइम। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन, उसमें से r को चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, कॉम्बिनेशन ये आसान है। परम्यूटेशन से एक ही फार्मूला है, सारे क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होते हैं। परम्यूटेशन का सिंबल ये वाला है, NCR भी है, या n कॉम्बिनेशन r यूं भी लिख सकते हैं। NCR ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है, ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है। देखिए
एन सी आर, इसका फार्मूला भी इजी है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ ये किसका फार्मूला है? ये तो परमुटेशन का फार्मूला है ना। अगर इसके साथ एक आर फैक्टोरियल दोबारा यूज कर लो तो कॉम्बिनेशन बन जाता है। आई मीन परमुटेशन के फार्मूले के साथ आप आर यूज करो तो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी आर एन पी आर ओवर आर फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा ये रिलेशन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दरमियान, क्योंकि ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा क्या ये परमुटेशन नहीं बनता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 5C2 तो क्या फार्मूला बनेगा? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर होगा। आसान है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की निस्बत, काफी इजी है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स याद रख लें। अगर मैं R0 ले लेता हूं, मतलब n में से 0 ऑब्जेक्ट चूज करता हूं, तो फिर क्या फार्मूला आंसर आएगा? अगर n में से 0, हाँ जी, इसमें आप पुट करके देखें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। तो बताएं कैंसिल हो जाएगा, तो NC0 किसी भी चीज का 0 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद अगर मैं Rn के बराबर ले लेता हूं, NCn किसी भी चीज का n के साथ कॉम्बिनेशन n नहीं होता है। 1 के साथ कॉम्बिनेशन, किसी चीज का 0 के साथ कॉम्बिनेशन क्या था? 1। और किसी चीज का n के साथ कॉम्बिनेशन क्या है? ये भी 1 ही होगा। किसी भी चीज का 0 के साथ कॉम्बिनेशन भी 1 होता है, किसी n में से n ऑब्जेक्ट चूज करना, इसका कॉम्बिनेशन भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आप इससे रिलेटेड याद रखें। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फार्मूला याद रख लें। इस टॉपिक में से जब भी क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। नहीं जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 किस्म के क्वेश्चन इसमें से मैं करवाता हूं आपको। सिंपल वही आते हैं। इन हाउ मेनी ways can a cricket team of 11 players be selected from 15? 1365, 1364, 1361 या 1001। 15 खिलाड़ी टोटल हैं, स्क्वाड है 15 खिलाड़ियों का। उसमें से 11 सिलेक्ट करने कितने तरीकों से कर सकते हैं? देखिए 11 खिलाड़ी चूज करने 15 लोग मौजूद हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगा? 15C11, बस ये आंसर है। इसको सॉल्व कर ले, क्या बनेगा? 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल इनटू 11 का फैक्टोरियल दोबारा आ जाएगा। सिंपल फार्मूला यूज करना है, इसका आंसर आप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? सिंपल सिंपल सीधा सीधा आपने कॉम्बिनेशन में फार्मूला यूज करवाना है। फिर अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ियों की टीम सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 15 खिलाड़ियों में से, इफ कैप्टन इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। अगर कैप्टन पहले से चूज कर लिया आपने, फिर क्या करेंगे? देखिए भाई, बात बड़ी आसान है। 15 में से 11 खिलाड़ी, 15 में से 11 सिलेक्ट करने थे, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं है। एक बंदा पहले से सिलेक्ट हो गया कैप्टन, वो तो खेलेगा कैप्टन। अब बताएं बाकी कितने खिलाड़ी बच गए? फिर 14 में से 10 चूज कर। तो ये बात याद रखिएगा, अगर ये बात आ जाए कि एक प्लेयर आपने पहले ले लिया है
या 2 प्लेयर्स पहले से चूज कर लिए हैं तो उन दोनों को माइनस कर दें टोटल में से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगर यही आता कि 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो फिर क्या आंसर आता है? 13C9। भाई 2 सिलेक्ट हो गए ना, 3 ने तो 11 ने खेलने, तो 13 में से 9 बाकी आपने सिलेक्ट कर दिए। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन a team of 11 players be selected if out of 15 if 2 players are injured। 2 प्लेयर जख्मी हो गए हैं, अब आप कितनी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं? आप बताएं क्या आंसर होगा? वही क्वेश्चन वही है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने थे 15 में से, तो आंसर तो 15C11 होना चाहिए था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है जी 2 खिलाड़ी जख्मी हो गए, 2 बंदे इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए 2 बंदे, तो वो तो सेलेक्ट हो नहीं सकते, टीम तो 11 की खेलेगी ना। अब 15 में से नहीं करने पड़ेंगे आपको, अब आपको 13 में से 11 करने पड़ेंगे। क्यों 13 में से 11 करने पड़ेंगे? क्योंकि 2 बंदे जख्मी हो चुके हैं, टीम 11 की खेलेगी, 2 बंदे जख्मी हो गए, वो शामिल नहीं हो सकते, तो 13 में से 11 करने पड़ेंगे, यही आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अब ये कैसे? अभी मैं कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, 13 में से कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं? 11। याद रखिएगा, बाकी कितने बच के 2, ये दोनों बराबर होते हैं। कॉम्बिनेशन में जितने सिलेक्ट कर लें और जितने बाकी बच जाए वो बराबर होते हैं। ये 13 में से 11 सिलेक्ट किए थे, कितने बाकी बच गए? 2, तो वो बराबर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता है, अभी हम इसी को पढ़ने लगे। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ये भी और ये भी। ठीक है, जो आंसर 13C11 का वही आंसर 13C2 का। क्लियर हो गई थी कॉम्बिनेशन? अगर टोटल करने हैं 15C11, अगर कुछ पहले से हो सकते हैं तो दोनों में से माइनस करने हैं, और अगर आपके पास कुछ जख्मी हो जाते, खेल ही नहीं सकते, तो टोटल में से माइनस करने, पूरी टीम उतनी की रखनी। और अगर 13 में से 11 सिलेक्ट हो गए, 2 बाकी बच गए, तो बराबर होते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन और डी सिलेक्शन इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या है? अगर आपके पास n में से r ऑब्जेक्ट आप चूज करते हो तो कितने बच गए? n माइनस r बराबर होते हैं। अगर आप n में से r ऑब्जेक्ट चूज कर लें, जो जितने बाकी बच जाते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल 15C2 बताओ किसके बराबर होगा? 5C3 के। 5 में 2 सिलेक्ट कर लिए, 3 बाकी बच गए। अगर आपके पास 10C3 हो तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? 10C7 के। ये बताएं 62 हो तो किसके इक्वल होगा? 6C4 के। जितने सिलेक्ट कर लो, जितने बाकी बचे, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में से यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन भी आया, क्या क्वेश्चन आया? वो ये था, इफ NC3 इक्वल टू NC11 देन आपने n की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 33, ऑप्शन है 14, ऑप्शन है 11 एंड 3। तो बड़ी आसान बात है, 2 कॉम्बिनेशन तभी बराबर होते हैं जब इन दोनों का सम n के इक्वल हो। तो n किसके इक्वल होगा? फिर 13 प्लस 11, इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल के इक्वल होता है। याद रखिएगा, इसको भी मैं ऐसे भी लिखवा देता हूं, NCR और NCQ तो कब इक्वल होते हैं? जब n किसके इक्वल हो? R प्लस Q के। इन दोनों को ऐड कर दें टोटल के इक्वल आ जाता है। इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर किसके इक्वल आ जाता है? n के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 14 आंसर है। सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर दो। उसके बाद है जी कॉम्बिनेशन को ऐड करना। क्या हम 2 कॉम्बिनेशंस को ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है,
समझ आ गई ये वाली बात कि दो कॉम्बिनेशन अगर इक्वल हो तो टोटल जो है दोनों के सम के इक्वल होता है। एन निकालना है, ऐड करना। एनसी आर प्लस एनसी, दो कॉम्बिनेशन को तब हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों में एक का डिफरेंस होगा और उनका टोटल सेम होगा, तब ऐड हो सकते हैं। कैसे ऐड होंगे? ऊपर एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, नीचे बड़े वाला नंबर चूज कर लेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला एडिशन ऑफ कॉम्बिनेशन का। फॉर एग्जांपल 8C3 प्लस 8C2, तो बताओ ऐड हो सकते हैं ना? क्यों ऐड हो सकते हैं? क्योंकि एक का डिफरेंस है। ऊपर एक ऐड कर दोगे, नीचे बड़े वाला नंबर चूज कर दोगे। अगर 11C5 प्लस 11C4 ऐड करना हो तो बताएं क्या होगा? 12C5, ऊपर एक ऐड कर देंगे, नीचे बड़े वाला नंबर चूज कर देंगे। ऊपर एक ऐड कर देंगे, नीचे कौन सा नंबर चूज कर लेंगे? बड़े वाला। तो ये कॉम्बिनेशन ऐड भी हो सकते हैं। ले जी, कॉम्बिनेशन का टॉपिक सब बहुत आसान था, सिर्फ आपने फार्मूला यूज करना है। एक एक्सरसाइज इसकी बुक में भी सिंपल है, स्ट्रेट है, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर का, डेट इज प्रोबेबिलिटी। नोट कर लें यहां तक। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये आसान टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। आप लोगों को शायद इस वजह मुश्किल लगता है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एफएससी में नहीं पढ़ा हुआ होता, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा आसान है, अभी आपको समझ भी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या है? डेफिनेशन लिख लें, न्यूमेरिकल चांसेस occurrence of an event, किसी भी इवेंट के होने के जो न्यूमेरिकल चांसेस हैं, नंबर्स की फॉर्म में चांसेस हैं, उन्हें प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बड़ी आसान सी बात है, समझाता हूं। देखिए, आप लूडो खेलते हो, उसका डाइस होता है, उसको रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। लूडो का डाइस होता है, उसको अगर रोल करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 6 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, 6 टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज की टोटल होती है। क्लियर है बात ये वाली? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 6 आने के चांसेस बताएं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 है। 6 आने के चांस कितने हैं? 1 है, तो 1/6 होगी। ये चीज क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक कॉइन है, उसको मैं टॉस करता हूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 2, एक हेड होती है, दूसरा क्या होता है? टेल होता है। तो बताया, अगर मैं कहता हूं आप प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, तो कितने हेड है इसमें? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 होगी। ये जो टोटल आउटकम्स हैं, इनको कहा जाता है सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स के जो सेट है, उसको क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस। ठीक है जी, ये सैंपल स्पेस है हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और जितने आपको चाहिए, और टोटल किससे करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक हो गया जी? क्या मतलब है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो आउटकम्स आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस को रोल किया,
तो टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स टोटल आ गए। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर आने की, इवन कितने हैं? तो टोटल 6, टोटल कितने? 6 हैं। बताइए इवन कितने होंगे? 1 2 3, तो 3/6 इवन आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर आने की, एक डाइस को रोल किया है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बताएं कितनी होगी? ओड नंबर कितने इसमें से? 1 2 3, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो आपको चाहिए होते हैं टोटल कितने हैं? 6 है, तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, उसकी बेसिक्स है। बहुत आसान काम है ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले क्या है। अच्छा दोबारा एक दफा सुन लें, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? वो भी 1/2 होगी। एक टेल है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, नोट करने यहां तक आते हैं। नहीं जी, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 coins are tossed, then probability of getting 2 heads, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन है जी 1/2, 1/4, 3/4, none of these। अच्छा एक बात याद रख लें, अगर आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लो या एक कॉइन को 2 दफा टॉस कर ले की बात है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2 coins are tossed, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक कॉइन को 2 दफा टॉस कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी 2 कॉइन्स को टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? दोनों हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, ठीक है। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है आपने? 2 हेड्स आने की। तो बताओ 2 हेड कितने इसमें से? एक ही दफा 2 हेड आ रहे हैं ना, टोटल 4 है, तो एक दफा 2 हेड आ रहे हैं, 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। क्लियर है? बड़ा आसान काम है ये प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ ऑब्टेन्ड ओवर टोटल ही प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं पीई कहूंगा। फॉर एग्जांपल एक चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी हो नॉट अक्रस ऑफ, ये तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होते हैं? ये क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर किसी चीज के आपने ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी तो 1 में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी होने की थी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस करना है। किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 1 में से क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सर डेफिनेशन इसकी याद रख लें, क्वेश्चन करना आसान है, मुश्किल नहीं है इसके क्वेश्चन। देखिए जी प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें कॉइन्स का पता होना चाहिए, कॉइन को टॉस करो तो इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए अगर हम डाइस को रोल करते हैं पॉसिबिलिटी क्या होती है, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ताश खेलते हैं, कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है। स्पेड टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 कार्ड जो है वो क्लब के कार्ड होते हैं, 13 कार्ड जो होते हैं वो हार्ट्स के होते हैं, और 13 कार्ड जो है वो डायमंड के होते हैं, ठीक है। 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 हार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इन दो के जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं, हार्ट्स भी 13 रेड होते हैं, डायमंड भी 13 रेड होते हैं, टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं।
और जो स्पेड का और क्लब का कलर है ब्लैक होता है। अगर आपसे मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं जी स्पेड आने की, तो आप क्या आंसर दोगे? 13/52, 13 स्पेड होते हैं ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं एक रेड कार्ड आने की, तो बताएं क्या होगी? 26/52, 26 रेड कार्ड होते हैं। अब ये जो 13 स्पेड है ना, इन सब में डिफरेंट नंबर लिखे, पहले 9 कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 9 कार्ड के ऊपर 2 से 10 तक नंबर होते हैं, फिर अगले के ऊपर ए के क्यू ए क्यू के जे। इसी तरह इसमें भी जो पहले 9 कार्ड थे 2 से 10 तक नंबर होते हैं, अगले चार कार्ड ए के क्यू जे होता है। इसमें भी पहले 9 कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं, ए के क्यू जे। इसमें भी पहले 9 कार्ड के ऊपर 2 से 10 तक नंबर होते हैं, ए के अगले 4 कार्ड क्यू जे होते हैं। ठीक है, ए को कहते हैं एस, के को कहते हैं किंग, क्यू को कहते हैं कॉइन, जे को कहते हैं जैक। बस ये ताज से रिलेटेड चीजें याद रख लेना। 4 स्पेड, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट्स होते हैं, 4 एस होते हैं, इसमें 4 किंग होते हैं, सब में एक एक होता है, और 4 जैक होते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता हूं एस आने की, तो बताओ कितनी होगी? 4/52। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं किंग आने की, बताएं कितनी होगी? 4/52। ठीक है, ये बात याद रख लें तो अगला क्वेश्चन करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ले जी क्वेश्चन स्टार्ट करें। टेबल एक दफा आप देख लें, इसको बुक से भी याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, कर लें नोट आप लोग। ले जी शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन करने पहले 2 फार्मूले पढ़ लेते हैं। वो है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 फार्मूले हैं ऐड करने के। एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से। अगर 2 इवेंट्स है ए और बी, उनको ऐड करना तो उनको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल सी बात है। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब इवेंट्स ए एंड बी जो हैं आर डिसजॉइंट, जब इवेंट्स ए और बी डिसजॉइंट होंगे। नंबर 2, अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए यूनियन बी की, तो उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में ये समझा दूंगा आपको, वो मसला नहीं, सिर्फ अभी याद कर लें। ये तब यूज करते हैं जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। देखो क्वेश्चन ये है कि 2 इवेंट्स को, 2 प्रोबेबिलिटी को ऐड कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, या सिंपल ऐड कर दें या सिंपल ऐड करके माइनस कर दें। सिंपल ऐड कब तब करते हैं जब इवेंट डिसजॉइंट होंगे, और ऐड करके कुछ माइनस तब करेंगे जब इवेंट्स ओवरलैपिंग होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपकी इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन करते हैं। अ डाइस इज रोल्ड, देन आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग 6 और एन ओड नंबर। 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसी ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन है जी 2/3, ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन है 1/6 या 5/6। पहली बात याद रखिएगा, जब भी और का वर्ड आ जाए आपने ऐड करना है। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटीज को ऐड कब करना है? जब और का वर्ड आ जाएगा। उसके बाद चेक करना है कि इवेंट डिसजॉइंट नहीं ओवरलैपिंग है। देखो अगर डाइस को रोल करो 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है? 6। देखें और का वर्ड आ गया तो आपने इन दोनों की, पहले वाले की और बाद वाले की प्रॉपर्टीज को जमा कर देना, प्रोबेबिलिटीज को।
अगर और का वर्ड आ जाए तो और से पहले वाली और बाद वाली प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 6 तो एक दफा होता है ना। और का मतलब क्या होता है? प्लस। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6 है। तो इनको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? 4/6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिर ए आंसर होगा। बड़ा आसान काम है जी। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना? प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, अ डाइस इज रोल्ड, देखो ये इवन डिसजॉइंट से 6 में और ऑड नंबर कोई कॉमन नहीं होता। डाइस इज रोल्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a prime number or odd number is, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है या ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है? ऑप्शन है जी 5/6, 1/2, 2/3 या नन ऑफ दिस। वही बात है जी। बताओ क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। और का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी को? प्राइम नंबर और ऑड नंबर की। बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 प्राइम होते हैं। तो प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 होगी। और का मतलब क्या होगा? प्लस। उसके बाद किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी? ऑड नंबर आने की। तो बताए ऑड कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से होते हैं ऑड? 1, 2, 3 ऑड है। कितने नंबर ऑड है? 3। चले आप ऑड नंबर इसके प्राइम और इवन नंबर आने की, ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। प्राइम नंबर या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्राइम या इवन की। बताए सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है इसमें? 1, 2, 3। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। प्लस का मतलब और का मतलब प्लस। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी? इवन। बताएं इवन कौन कौन से हैं? इवन है, इधर देखो, 1, 2, 3। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। देखो इनमें कोई कॉमन है? यस। एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी होता है, तो 1/6 को माइनस करेंगे आप। जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। ये सेकंड केस है। अगर कुछ कॉमन आ जाए, ओवरलैपिंग इवेंट आ जाए, तो उसको आप माइनस करोगे। तो बताएं इसका आंसर फिर क्या बनेगा? 5/6। याद रखिएगा, आप दो चीजों की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली भी ऐड कर सकते हो या कुछ माइनस करना पड़ेगा। सिंपल एडिशन कब करनी है? जब सारी चीजें डिफरेंट होगी, कुछ कॉमन नहीं होगा। और माइनस कब करना है? वो वाली प्रोबेबिलिटी की जो कॉमन है, अगर कुछ इवेंट जो है वो ओवरलैप कर जाए। तो ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका जी। A card is drawn from a deck of 52 playing cards. Then आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्लब इज। आपने एक किंग या एक क्लब कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन है 13/52, ऑप्शन बी है 16/52, ठीक है। ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। अच्छा देखें, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी? किंग आने की। बताएं किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। ये क्या लिखा हुआ है? और का मतलब क्या होता है? प्लस। क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13/52। ठीक हो गया। अब बताओ इनमें से कोई कॉमन होता है? यस।
क्लब में एक किंग भी तो होता है ना, तो उस एक की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे आप, तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? बीटा। जो कॉमन की प्रोबेबिलिटी है वो आपने क्या कर देनी? माइनस कर देनी है। कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या कर देनी है? माइनस। अच्छा, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 दफा रोल किया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स 7 इज, दोनों डॉट्स का सम 7, 2 दानों के साथ लूडो खेलो ना, तो बताना कि 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑप्शन है 1/6, ऑप्शन है 7/36, 5/36 या 9/36। ठीक है, शॉर्टकट बता देता हूं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 डाइस की बात हो, किसकी बात कर रहा हूं? 2 डाइस की, या एक डाइस को 2 दफा रोल करो, एक ही बात होती है। ठीक है, सम ऑफ डॉट्स कितना बताना है? 7। तो याद रखिएगा, अगर लूडो 2 दानों के साथ खेलने तो सम 2 भी आ सकता है। अगर सम 2 हो तो शॉर्टकट बताना, प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। इस शॉर्टकट को यूज कर ले, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सम 3 हो तो प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी। शॉर्टकट याद कर ले, हम डायरेक्ट सम बता सकते हैं। देखिए, सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 है तो प्रोबेबिलिटी 2 है। अगर आपके पास सम 4 हो तो प्रोबेबिलिटी 3/36 है। अगर आपके पास सम 5 हो तो प्रोबेबिलिटी 4/36 है। अगर आपके पास सम 6 हो तो प्रोबेबिलिटी 5/36 है। अगर सम 7 हो तो प्रोबेबिलिटी 6/36 है। अगर सम 8 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिर 8 सम होगा जी। 8 से आपने वापस रिवर्स हो जाना 5 पे, तो 5/36 है। याद रखिएगा, 8 से वापस 5 पे चले जाना जी। सम 9 होगा तो प्रोबेबिलिटी 4/36 होगी। अगर सम 10 होगा तो प्रोबेबिलिटी 3/36 होगी। अगर सम 11 होगा तो प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी। अगर सम 12 होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, 8 से वापस 5 पे जाना, देन रिवर्स हो जाना। तो ये डायरेक्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बताएं किसका सम बता? 7 आने का। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36। 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36। ये क्वेश्चन इस टेबल में से प्यास के टेस्ट में 2 बार आया है क्वेश्चन। दो बार आया क्वेश्चन। 2 dice are rolled, then what is the probability of getting sum of dots 4 और 9? 4 या 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 4 आने की या 9 आने की? 1/4, 5/36, 7/36 या none of these? बताएं क्या होगा आंसर? किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 4 आने की। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 3/36। ये क्या लिखा हुआ है? और का मतलब क्या होता है? प्लस। 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखें लिस्ट में से, 9 आने की 4/36। यही आंसर है। डिसजॉइंट इवेंट ओवरलैपिंग नहीं है, सिंपल एडिशन होगी इसमें, सिंपल ऐड होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। माइनस तब करना जब कुछ कॉमन होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि अब इन क्वेश्चन को टैकल हमने कैसे करना। उसके बाद एक और फॉर्मूला देखें, हमने प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना सीख लिया। हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखें, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, कोई एक टॉपिक भी हमने इसका मिस नहीं किया।
एक भी टॉपिक मिस नहीं किया, लास्ट टॉपिक हम वो भी पढ़ रहे 7.8। प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से। ये एक ही फार्मूला है, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये बताएं दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कब करना है, जब और का वर्ड आता है। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई तब करना है जब एंड का वर्ड आ जाए, बोथ का वर्ड आ जाए या ऑल का वर्ड आ जाए। याद रखिएगा दो प्रोबेबिलिटीज को हमने तब मल्टीप्लाई करना है जब एंड का वर्ड आ जाए, बोथ का वर्ड आ जाए या ऑल का वर्ड आ जाए। और मल्टीप्लाई तब करना है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो। दो प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ए एंड बी कौन से इवेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है, तब हम इनको क्या करवाते हैं, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सिंपल आपने इन्हें मल्टीप्लाई करवा देना है। और करवाना किस स्टेटमेंट की बेस के, बेस एंड बोथ और ऑल की। क्वेश्चन देखें, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ deck of 52 cards. First card is replaced before trying other. Then probability of both aces, दोनों के एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन है 1/169, ऑप्शन है 1/221, ऑप्शन है 1/52 एंड नन ऑफ दीज। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। कितने कार्ड ड्रा करने, दो करने हैं। प्रोबेबिलिटी बताने किसकी, एस की। बताओ एस की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, 4/52। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 4/52। अच्छा दोनों एस होने चाहिए, तो बताए एस की दोबारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। अब बोथ का मतलब है, बोथ का मतलब क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात है। बोथ का मतलब आप दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह से ये लिखा हो कि आपने 3 कार्ड ड्रा करने हैं, ठीक है, और ऑल 3, चलें ये भी क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, ये नोट कर लें। 3 कार्ड्स, भाई समझ आ गई है ये वाली क्वेश्चन कि बोथ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/52, 4/52। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ deck of 52 cards. What is the probability of getting all 3 coin if replacement is done? मतलब कार्ड को रिप्लेस कर दिया, 52 कार्ड है ना, एक कार्ड देखा, किंग निकाल के वापस रख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, 3 कार्ड निकालने हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, कोइन की। तो कोइन आने के चांस क्या होंगे, 4/52। ऑल का वर्ड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा कॉइन आने के चांस 4/52, दोबारा कॉइन आने के चांस 4/52। 3 कार्ड ड्रा करने हैं ना, तो 3 बार प्रोबेबिलिटी बतानी है। जितने कार्ड ड्रा करने हो उतनी बार प्रोबेबिलिटी बतानी है। और मल्टीप्लाई किस वजह से किया, ऑल का वर्ड। ठीक हो गया, ये जी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, अ बैग कंटेन्स 7 रेड, 2 black and 5 white marbles.
what is the probability getting two marbles if one is red and one is white। ठीक है, रिप्लेसमेंट लो, रिप्लेसमेंट आपने करनी है जी विद रिप्लेसमेंट। ये लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है, मतलब एक मार्बल निकालो उसको वापस भी रखना है। लो जी, कितने मार्बल ड्रा करने हैं? 2। पहला क्या होना चाहिए? रेड। बताओ रेड आने के प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं? 1 2 3 कितने हो गए? ये 14 टोटल है। 14 5 2 और 7 कितने बनते हैं? 14 ही बनते हैं। 14 है। 1 2 ड्रॉ करने हैं। कितने ड्रॉ करने? 2। पहला क्या होना चाहिए? रेड। बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 में 14 है। ये क्या लिखा हुआ है? एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? व्हाइट। तो बताएं व्हाइट कितने हैं इसमें? 5। तो 5/14 आंसर होगा। ठीक है जी। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये एंड लिखा हो तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। पहला रेड होना चाहिए 7/14, दूसरा व्हाइट होना चाहिए तो 5/14। क्लियर है ये वाली बात? मल्टीप्लाई किस वजह से करवाया? क्योंकि एंड का वर्ड था। लो जी, ये है चैप्टर नंबर 7। हमने देखे, हमने पूरे डिटेल से चैप्टर पढ़ा, फैक्टोरियल पढ़ा, परमुटेशन पढ़ी, परमुटेशन की सारी टाइप्स पढ़ी, सर्कुलर परमुटेशन पढ़ी। उसके बाद हमने इसमें कॉम्बिनेशन सारा पढ़ा, प्रोबेबिलिटी हमने सारी पढ़ी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया। कल हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में जो होगा चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है एंड विश यू वेरी गुड लक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।